फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक पे एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। पहला जो टॉपिक है 36, इसमें म्यांमार के बारे में बताया गया। अब जान रहे हो ना, म्यांमार में पहले ऑन्ग सान सू की का सिविलियन गवर्नमेंट था, उसको बर्खास्त कर दिया गया। मिलिट्री जुंटा तत्मादाव, हाँ मिलिट्री को ही जुंटा कहते हैं, जुंटा को ही तत्मादाव कहते हैं, इसने बर्खास्त कर दिया। बट अभी जुंटा का भी टोटल कंट्रोल नहीं है म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में अपना ही एक गवर्नमेंट चलता है एक प्रोविंसेस में, बमार प्रोविंसेस में। और हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम में वो ट्रिपल ब्रदर अलायंस हुआ था, 3 आर्मी एक साथ आए थे। और इसके वजह से जो वहाँ का जुंटा है, वहाँ का मिलिट्री है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कभी हुआ करता था। तो इसके वजह से देखो सिविलियंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ऐसे सिविलियन पसंद नहीं कर रहा है मिलिट्री को, क्योंकि ऑन्ग सान सू की का सरकार उसने बर्खास्त कर दिया था, इसलिए। तो वही चीज़ समझेंगे यहाँ पे। 37 देखो, इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन है बहुत ही मैच्योर हुआ है, बहुत ही रेजिलियंट हुआ है। 1998 में स्टार्ट हुआ ये फ्रेंडशिप, और अभी देखोगे तो बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप हुआ है, समझे ना। जैसे इस बार भी रिपब्लिक डे में फ्रेंच प्रेसिडेंट ही हमारे चीफ गेस्ट थे, करेक्ट। 38 देखो, पेटीएम बैंक फियर्स। देखो पेटीएम बैंक में हुआ क्या, जो पेटीएम बैंक है उसमें बहुत कुछ इरेगुलरिटीज़ पाए गए हैं। तो जो एक्सपर्ट है, जो ऑडिटर है आरबीआई का या एक्सटर्नल ऑडिटर, वो दंग हो गया कि आखिर इस बैंक में हो क्या रहा है। इसलिए इतना बुरा लगा आरबीआई को, आरबीआई एक्सपर्ट को, कि आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद सभी कार्यक्रम बंद हो जाना चाहिए पेटीएम बैंक का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्कुलर है, समझे। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग रहा है, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ऐसा कैसे मतलब फाइंड आउट किया गया इस रिपोर्ट में, तो हम समझेंगे। एंड लास्ट वन देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जानते हो कि रूफ टॉप सोलर, हाउस होल्ड के ऊपर जो रूफ टॉप सोलर का जो बात था, वो कितना कम रिलाइज हुआ अभी तक। 40 गीगावाट में मात्र 12 गीगावाट हुआ है, और भी 12 गीगावाट में तो 2.5 से लेकर 3 गीगावाट ही हुआ है हाउसेस के ऊपर। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम टारगेट करेंगे। तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, पैसा किस हिसाब से दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का इनफैक्ट क्या रोल रहेगा, एनटीपीसी वगैरह क्या रोल रहेगा, वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे। तो चारों एडिटोरियल्स बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स सब हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 36 देखो, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, ये हिंदू पेपर में आया था 1 जनवरी को। यहाँ पे समझो, देखो ये जो म्यांमार है ना, ये मल्टी एथनिक कंट्रीज है, इसमें बहुत ही एथनिक ट्राइब्स रहते हैं, और जितने भी एथनिक ट्राइब्स रहते हैं इसका क्लोज रिलेशन है तुम्हारा चाइना के साथ, इंडिया के साथ, लाओ पीडीआर के साथ, थाईलैंड के साथ और बांग्लादेश के साथ। यानी कुछ भी यहाँ पे ट्राइबल को कुछ दिक्कत हो तो बाकी कंट्री में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे देखो इंडिया, और जैसे इंडिया हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, इंडिया में तमिल्स को इम्पैक्ट पड़ेगा तो श्रीलंका में पड़ेगा। जैसे इंडिया और नेपाल हो गया, यहाँ पे हिंदू कुछ होगा तो नेपाल में भी फर्क पड़ेगा। तो ये सभी एथनिकली जो कहते हैं, जो एथनिकली एसोसिएटेड कंट्रीज सब हैं। अब देखो, ना ही अंग्रेज के टाइम में ये ठीक से इसको ग्रुप किया गया अच्छे से, जब अंग्रेज का शासन था, ना ही बढ़िया से यूनाइट किया गया सभी को, और ना ही इंडिपेंडेंट के बाद यूनाइट किया गया। तो प्रॉब्लम अभी भी दिखता है वहाँ पे, अभी भी क्लैश वहाँ पे नज़र आते हैं। तो वही चीज़ देखो सेकंड में लिखा गया कि जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि ना ही ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम में, ना ही ब्रिटिश रूल के टाइम में, और ना ही जब नेशन बिल्डिंग हुआ, आज़ाद हुआ म्यांमार, अभी तक वहाँ पे यूनिफाइड पॉलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बामार बहुत सारे रीजन में देखोगे, तो बहुत सारे रीजन में देखोगे अपना ही अपना जो एथनिक ग्रुप है वो रूल कर रहा है उस हिस्सा को। तो पॉलिटिकली यूनाइटेड बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद मिलिट्री जुंटा का रूल होना, वो मैटर को, वो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो यहाँ पे देखो मामला क्या है। पहला देखते हैं फर्स्ट, पॉलिटिकल क्लास, NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। अब देखो ये अनरिकॉग्नाइज गवर्नमेंट होगा, सही, अनरिकॉग्नाइज ग्रुप होगा, उसको तो रिकॉग्नाइज करेगा नहीं तत्वदाव। अब बताओ ये जो है, ये बामार एरियाज को कंट्रोल करके रखा है, और बहुत बार आर्मी से इसका भिड़ंत भी हुआ है, मैं उस एरिया को कंट्रोल करके रखा है। अभी चाइना देखो, चाइना पूरी तरीके से रिलेशन है ना मेंटेन करता है म्यांमार के साथ। तो कितना चालाक है चाइना, जुंटा के साथ भी वो रिलेशन अपना मेंटेन कर रहा है। एट द सेम टाइम जितने भी फैक्शंस ग्रुप है, रेविलियस ग्रुप, उसके साथ भी वो कर रहा है। तो हमारे लिए भी एक लेसन है कि इंडिया को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब केवल हम तत्मादाव के साथ रिलेशन रखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारा जो रीजन है वो तत्मादाव के अंदर नहीं है,
समझे। तो यहाँ वही बताया गया कि देखो बहुत सारे आर्मी के अगेंस्ट बहुत सारे बैटल जीता है इसने बमर एरियाज में। यही मैं पॉलिटिकल क्लास ये NUG के बारे में बता रहा हूँ, समझे। और इसके जो लीडर्स है सब अंडरग्राउंड थाईलैंड में होकर काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। आगे देखो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी जस्ट रिसेंट टाइम में ही हम लोग को पता चला था कि जो ब्रदरहुड, ये 3 ब्रदरहुड अलायंस एग्जाम्पल देखो वहाँ पे, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, अरेकन आर्मी और त्यांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये 3 आर्मी एक साथ आ गए हैं। इसने तो पूरा हिला के रख दिया जुंटा को। जुंटा नहीं जीत पाएगा इससे, बहुत ही स्ट्रांग है, समझे। और चाइना का भी बैकअप है उधर से, चाइना यहाँ इससे भी बात कर ही रहा है इस ग्रुप से। तो ततमा दाव बहुत वीक पड़ रहा है ये सभी ग्रुप के सामने में। आगे देखो ततमा दाव थर्ड, देखो ततमा को देख रहे हो 3 फैक्शंस अलग अलग, जो मेजर तो 3 फैक्शंस ये कंट्री को रूल कर रहा है। इसमें देखो ततमा दाव देखो, इसलिए ततमा दाव का इतना बुरा सिचुएशन नहीं आया था अभी तक जितना अभी उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। चलिए अब बहुत सारे पीपल तो नाराज़गी जाहिर कर ही रहे ततमा दाव को लेकर, क्योंकि अच्छा खासा सिविलियन गवर्नमेंट इसने बर्खास्त कर दिया था। तो ये सभी चीज़ प्रॉब्लम है। देखो आगे देखो तो इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजी। अभी देखो 2 दिन पहले ही बयान आया था अमित शाह जी का, जो MHA है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर से एक स्टेटमेंट आया था कि जो फ्री जो रीजन था इधर 16 किलोमीटर समथिंग 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर उधर बॉर्डर एरिया, वहाँ फ्री मूवमेंट का अलाउ था ना जी, म्यांमार और इंडिया के बीच में, बोला उसको बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा एरिया जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम, वो क्लोज बाउंड्री शेयर करता है उधर, तो प्रॉब्लम ना हो। और मणिपुर में जो हुआ था जानते हो कितना बड़ा हादसा हुआ मणिपुर में, एथनिक क्लैश हो गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये रिफ्यूजीज़ के इनफ्लो की वजह से हुआ है, वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखो वही 2018 में जो इंडिया म्यांमार एग्रीमेंट हुआ था वो भी अभी स्कैनर के अंदर है, और उस पर 1-2 दिन पहले बयान आ ही गया है कि अब उतना फ्री मूवमेंट होने नहीं देंगे। आगे देखो तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ये सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बात क्या करना चाहिए, जैसे चाइना कर रहा है, आपको भी कम्युनिकेशन लिंक बनाने होंगे, जितने भी रेबल ग्रुप है, जितने भी आर्म्ड रेबेलियन ग्रुप है, सबके साथ करना होगा, समझे, नंबर 1। दूसरा क्या है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि किसी तरह म्यांमार फिर से नॉर्मेलिटी स्टेट में आ सके, नॉर्मेलिटी स्टेट में आ सके, जैसे पहले म्यांमार था उसी तरह हो सके। तो आप भी प्रयास करो, फेडरल डेमोक्रेसी की तरफ जाए, इंडिया उसमें सपोर्ट करे। मैं इंडिया का एक्शन ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा हो दूसरे कंट्री के बीच में। जैसे म्यांमार के साथ हम जो नेपाल के साथ हम जो किए थे तो उसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, हमने अपना फिंगर को खुद ही बंद कर लिया। तो ये चीज़ इस बार नहीं होना चाहिए, समझे। और पीस कनक्लेव यदि हम रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया है, लाओ PDR है, मलेशिया है, वहाँ से लोग को बुलाए, बैठक करे और देखे कैसे म्यांमार का भविष्य आगे रहे, स्टेबल हो, सिक्योरिटी का जो भी प्रॉब्लम हो इशू खत्म हो। इसके लिए स्टेक होल्डर भी जो आसपास के जो आसियान कंट्रीज है उसको भी बुला ले, उसको भी शामिल करे पीस टॉक में। आगे देखो तो इमीडिएट देखो इसमें क्या है कि ऑंग सांग सुकी को अरेस्ट करके रखा है ना, तो एक मैसेज दिया है कि ऑंग सांग सुकी को रिलीज़ करिए, वो इतना पॉपुलर फेस है ना, उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, उसको बताओ ततमा दाव पकड़ कर रखा है। यही तो कारण है कि FATF ने तुम्हारा इसको भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, म्यांमार को भी। तो कहीं ना कहीं ऑंग सांग सुकी को भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है स्टूडेंट कि इंडिया को बहुत ही बैलेंस से चलना होगा। ततमा दाव के साथ तो रिलेशन रखना ही होगा, साथ साथ जो आर्म्ड रेबेलियन उसके साथ भी रखना होगा, और कोशिश करना होगा किसी तरह म्यांमार फिर नॉर्मल हो जाए, बट विदाउट इंटरफेयरिंग इन इंटरनल। हाँ, इंटरनली जाके वो डिस्टर्ब नहीं करना है किसी भी कंट्री को, अदरवाइज फिर रॉन्ग मैसेज जाएगा। जो नेपाल में हुआ था ऐसा कम से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन आगे देखो, इंडिया और फ्रांस का रिलेशन ये मैच्योरिटी स्टेज की तरफ मूव कर रहा है, समझे। GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदू पेपर 1 फरवरी को आया था। देखो यदि इंडिया और फ्रांस का रिलेशन हमें समझना है तो हमें 1998 का वो घटना समझना होगा, जब भारत ने पोखरण टेस्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर। तो उस समय बहुत सारे कंट्री ने हमारे ऊपर सेंक्शन लगा दिया था, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, बहुत सारे कंट्री ने सेंक्शन लगा दिया था। बट उस समय एक फ्रांसी था, वेस्ट पावर में एक फ्रांसी था जिसने कहा कि हाँ हम समझ सकते कि इंडिया क्यों किया होगा टेस्ट, क्योंकि चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन गया था, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था, तो इंडिया करे तो करे क्या, इंडिया पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो इंडिया ने समझा, फ्रांस ने इंडिया के बारे में समझा, इंडिया का कंपल्सन को समझा। और फ्रांस पहला कंट्री है जिसने डायलॉग शुरू किया है आफ्टर सेंक्शन। 1998 का न्यूक्लियर परीक्षण होने के बाद जो सेंक्शन उसमें फर्स्ट कंट्री फ्रांस है जो आगे आया, हमसे बात किया।
और फ्रांस ही वो कंट्री है स्टूडेंट जिसने कहा कि इंडिया को भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मिलना चाहिए, परमानेंट एक सीट मिलना चाहिए, जैसे तुम्हारा 5 कंट्रीज का है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस बहुत ही हितैषी है भारत के लिए। आगे देखो 1998 के बाद क्या क्या हुए, तो देखो 1998 में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे जो बातचीत चला, समझे, डायलॉग जो हुए, तो उसमें 3 पिलर था, उसमें न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस था। शुरुआत में बोल रहा हूँ 98 में, फिर ये एलिवेट हुआ, इसमें और भी एलिमेंट जोड़े गए। अब जो हो गया ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ। मैंने हर समय कहा है क्लास में कि कभी भी कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्ट पार्टनरशिप होता है वो ट्रेड से स्टार्ट होता है, फिर बाद में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है, क्योंकि और डायमेंशन उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो देखो काउंटर टेररिज्म जुड़ा, इंटेलिजेंस शेयरिंग जुड़ा, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज जुड़े, तो इसलिए हमारा एलिवेट होकर रिलेशन कैसा हो गया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशन हो गया। समझ गए स्टूडेंट। तो इसमें देखो अभी तो और भी देखो, अभी तो क्लाइमेट चेंज को लेके भी देखो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया और फ्रांस का क्या रोल था वो दुनिया को पता है ना। तो अभी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। तो दोनों ही कंट्री मुखर होकर बात कर रहा होता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहा होता है दोनों साथ में, क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस का सिनर्जी बहुत ही बेहतर है, कोऑपरेशन बहुत ही बेहतर है। समझ गए ना। आगे देखो इस बार और कितना अच्छा फ्रांस है कि फ्रांस का जो अपना स्कॉर्पियन जो टेक्नोलॉजी था वो इंडिया को पास कर दिया पूरी तरीके से, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। अन्यथा कोई भी कंट्री अपना टेक्नोलॉजी को पास नहीं करना चाहता है। तो देखो 6 स्कॉर्पियन सब पनडुब्बी 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स भारत ने बनाया, वही मैगेजन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत का उसने बनाया। कैसे बनाया, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी फ्रांस का था, फ्रांस ने पूरा पास ऑन कर दिया। देखो कितना बड़ा काम हुआ है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुए, देखो नेवीज हुआ है, एयर फोर्सेस का हुआ, आर्मीज का हुआ 2001 में, 4 में, 11 में। समझ गए। उसके बाद देखो 36 राइफल एयरक्राफ्ट भी जानते हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेस हुआ है, और उसमें ऑफशोर क्लॉज भी था। ऑफशोर क्लॉज मतलब जब इतना बड़ा व्यापार होगा तो कुछ परसेंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है कंट्री में, याद है ना। हाँ, अभी नए डील में ऑफसेट क्लॉज निकाल दिया गया, वहाँ उस समय तो ऑफसेट क्लॉज था। तो देखो लगभग 25,000 करोड़ हाँ ये इन्वेस्ट हुआ है इंडिया में, स्पेशली एरोस्पेस इंडस्ट्री में ऑन द योर ऑफशोर क्लॉज। तो ऑफशोर क्लॉज से इतना पैसा फ्रांस से इंडिया में फ्लो हुआ है, तो अच्छी बात है, फ्रांस से बहुत फायदा हुआ है। इस बार हमारे प्रधानमंत्री जब फ्रांस में गए थे तो उस समय बोला कि फर्दर और स्कॉर्पियंस को हम लेना चाहेंगे और भी एयरक्राफ्ट लेना चाहेंगे, और जो उसका जो नेगोशिएशन है, उसका जो डील है, ये 2024 के अंतिम तक तय हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा डिफेंस में भी बहुत अच्छा कॉपरेशन हो रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये देखो इस बार हमारा जो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी, वहीं पे एक एग्रीमेंट भी हुआ है तुम्हारे दोनों कंट्री के बीच में कि सिविलियन हेलीकॉप्टर्स का असेंबली लाइन बनेगा इंडिया में, है ना। ये C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये ऑलरेडी बना चुका है, मतलब ऑलरेडी ये यहाँ पे हो चुका है, सब फ्रांसी कोलैबोरेशन की वजह से हुआ है। सैफरन और DRDO देखो ये दोनों मिलके काम कर, सैफरन कहाँ है, फ्रांस का, ये दोनों मिलके काम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एयरक्राफ्ट इंजन, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। और ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ये यानी कि वो लोग नहीं बनाएगा, वो पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, हमें DRDO को दे रहा है, बड़ी बात है। देखो और सिमिलर प्रपोजल US के साथ भी है, तो जानते हो जनरल इलेक्ट्रिक जो मोटर है वहाँ का, उसमें बोला ना कि F414 इंजन हम देंगे ताकि तेजस एयरक्राफ्ट आपका काम कर सके। तो सिमिलर प्रपोजल US के साथ भी है हमारा, और फ्रांस के साथ भी देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अच्छी बात है कि डिफेंस में हमें, चलो US अपने जगह है, डिफेंस में अभी फ्रांस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हमारा चल रहा है। आगे देखो जहाँ तक सवाल है स्पेस रिलेशन का इंडिया और फ्रांस का, तो ये स्पेस रिलेशन स्टार्ट हुआ 60s में, समझे, 60 के दशक में स्टार्ट हुआ। और देखो उस समय हेल्प किया फ्रांस ने, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया था हमें कि ताकि श्रीहरिकोटा में, जानते हो जहाँ पे लॉन्च पैड स्टार्ट होता है, जहाँ पे लॉन्च व्हीकल फैसिलिटी बनाया जाता है, वो उस समय पैसा भी दिया था, ठीक है। वो का जैसे जानते हो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में रसा के हेल्प से बना है, जर्मनी के हेल्प से बना है। ऑन सिमिलर लाइन इसरो को भी बहुत मदद किया है अपना लॉन्च पैड बनाने में, फैसिलिटी डेवलप करने में। अब यहाँ पे देखो 90 से जो शुरू हुआ, लेट 90 से जो शुरू हुआ इसरो और फ्रांस का जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट मिशंस भी हुए हैं। एक MOU साइन हुआ था तुम्हारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ताकि वो कोलैबोरेट कर सके दोनों ही स्पेस टेक्नोलॉजी सब में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा, यानी कि डिफेंस में तो हो ही रहा है, स्पेस पे भी कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। आगे देखो तो मेजर चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस ये है कि अभी तक जितने भी हुए हैं अधिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है। यहाँ प्राइवेट प्लेयर भी यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता तो और बेटर होता,
और भी डोमेन अभी अनएक्सप्लोर्ड हुए हैं, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सिविल एविएशन, आईटी, टेलीकॉम, ये सबको भी एक्सप्लोर करें तो और बेटर होगा। समझ गए ना। और देखो जहाँ तक सवाल यूरोप के साथ हमारा उतना जुड़ाव नहीं है, उतना बड़ा मार्केट क्रिएट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। वहाँ फ्रांस एंट्री पॉइंट है यूरोप के लिए। ब्रेग्जिट तो हो ही गया, ब्रिटेन तो निकल ही गया है। अब जितना हम फ्रांस के साथ दोस्ती करेंगे, जितना फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, उतना यूरोप में हमारा मार्केट मजबूत होगा। समझ गए ना। तो इसलिए कह सकते हैं हम इस बात को कि जो भी रिलेशन है अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये मैच्योर और रेजिलियंट है। समझ गए स्टूडेंट। कंप्लीटेड। आगे बढ़ो। 38 जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मामला क्या है, देखो मामला तो बहुत बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डायरेक्ट बोल दिए कि आपको कुछ करना ही नहीं है। पेमेंट बैंक जो है, सुनना अच्छे से, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ पे आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ किसी बैंक को बोले कि आपको काम ही नहीं करना है। आरबीआई ने बोला है पेटीएम बैंक को कि भाई तुम कुछ भी बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकता है 29 फरवरी के बाद। ना ही तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकता है, ना ही कोई वॉलेट सर्विस दे सकता है, ना ही कोई यूपीआई पेमेंट करवा सकता, कुछ नहीं करना है तुमको 29 फरवरी के बाद। ऐसा क्या हुआ है ना। तो ये पहला वन देखो, उसमें बोला कि वही डिजिटल जो भी डिजिटल पेमेंट है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो या आईएमपीएस जानते हो ना कि यूपीआई के थ्रू नहीं करोगे तो आरटीजीएस और आईएमपीएस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। आधार इनेबल पेमेंट ये भी नहीं कर सकते हो, और ये लागू 29 फरवरी के बाद हो जाएगा, यानी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ये सभी चीज़। समझ गए ना। अगर ऐसा क्यों, क्या रीजन। अब देखो इससे क्या होगा, जब इस तरह का पाबंदी लगा तो बहुत सारे ऐप यूज़र सब होंगे, कितना कंज्यूमर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला ये सभी चीज़ है ना। तो यही बोला कि बहुत सारे लोग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो क्वाजी बैंकिंग फंक्शंस में इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग सब जो काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आगे देखो आखिर क्या फाइंडिंग्स पाया गया, इतना कड़क रूल क्यों लगाया गया, क्यों बोला गया कि 29 फरवरी के बाद कुछ भी तुमको नहीं करना है, बैंकिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसका रीज़न है, देखो पहला क्या रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि KYC जो डिटेल होना चाहिए, नो योर कस्टमर ID होना चाहिए ना। जितने भी कस्टमर जब खोलते हैं बैंक अकाउंट में तो KYC वहाँ पे होता है, ताकि रिकॉग्नाइज हो सके कितने कितने लोग खोले हैं। बताओ बहुत सारे लोग का KYC नहीं है, इसका मतलब पूरा धांधलीबाजी चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में भी चल रहा हो। देखो एक तो KYC डिटेल्स नहीं है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स का, लैक्स में नहीं है KYC, नंबर 1। दूसरा बात है कि सरकार ने कहा है ना कि आपको पैन कार्ड भी लिंक करना होता है अपने अकाउंट के साथ, तो बहुत सारा तो पैन कार्ड ही लिंक नहीं हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम। और एक बहुत सारे केस में ऐसा है स्टूडेंट कि एक सिंगल पैन कार्ड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट के साथ कर दिया गया है, 100 अकाउंट के साथ कर दिया गया, तो पूरा धांधलीबाजी हो रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पक्का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा होगा, पैसा चोरी किया जा रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा होगा ताकि वो रेडार में, स्कैनर में नहीं आ सके। दूसरा प्रॉब्लम देखो, अब उसका तीसरा प्रॉब्लम देखो यहाँ पे। तीसरा प्रॉब्लम क्या बोला गया कि बहुत सारे स्टूडेंट, हाँ इसमें वही सेम चीज़ वही है कि करोड़ सब करोड़ पैसा तुम्हारा डोरमेंट अकाउंट में रखा जा रहा है, वही जिसको मूल अकाउंट कहते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से हो सके। और दूसरी बात है कि आपका एक लिमिट, जैसे कोई भी पैसा तुम पेमेंट करते हो, कहीं से ट्रांजैक्शन करते हो, एक लिमिट होता है, इसमें ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है। देखो ट्रांजैक्शन तुम्हारा करोड़ ऑफ रुपीज़ में हो रहा है, जो कि बियॉन्ड लिमिट में हो रहा है। जैसे अभी भी यूपीआई पेमेंट करते हो तो एक लिमिट होता है, आरटीजीएस भी करते हो तो लिमिट होता है, आईएमपीएस भी करते हो तो एक लिमिट होता है, इसमें लिमिट ही नहीं है। और उसके बाद KYC रिक्वायरमेंट भी उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग, मिनिमल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या है, पूरा धांधलीबाजी हो रहा होगा। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर वही बोला गया है कि कई अकाउंट तो डोरमेंट अकाउंट्स है, यानी कि मूल अकाउंट है। मूल अकाउंट का मतलब क्या है कि उसमें कमीशन एजेंट्स लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। हवाला रूट है ना, एक पैसा इधर से उधर जाता है, बीच में मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं, फिर वही पैसा घूम के आता है इंडिया में, राउंड ट्रिपिंग हो रहा है। हवाला रूट याद है ना, बिल्कुल मूल अकाउंट यानी कि हवाला तरह काम कर रहा है ये, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है दूसरे भाषा में कहा जाए तो। आगे बढ़ो, 5 नंबर देखो यहाँ पे 2-3 शब्द इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़े होगे तुम लोग कभी। एक तुम लोग पढ़े होंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और एक पढ़े होंगे आर्म्स लेंथ पॉलिसी। आर्म्स लेंथ मतलब सब बराबर होना चाहिए। जब बताते थे बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग सबका बताते थे ऐसा सिमिलर टॉपिक, तो हम जरूर बोले हो कि आर्म्स लेंथ पॉलिसी होता है। अब समझो 2-3 चीज़ समझो। एक पेरेंट कंपनी, जैसे गूगल का पेरेंट कंपनी कौन सा, अल्फाबेट है ना, तो उसी तरह पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पेरेंट कंपनी। बात समझे, पेरेंट कंपनी क्या है पेटीएम का, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, समझे ना, OCL जिसको कहते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे समझना होगा, बहुत सारा चीज़ समझना होगा। जैसे देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि जो पेरेंट कंपनी है वो अपने डॉटर कंपनी के साथ व्यापार कर रहा है, तो यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन होने का फुल चांस है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो पेरेंट कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पेटीएम के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आर्म्स लेंथ कहाँ फॉलो किया? आर्म्स लेंथ का मतलब क्या कि जो दूसरे के साथ बिहेव करोगे कंपनी के साथ, वही बिहेव आपको सिस्टर कंपनी के साथ भी करना होगा, डॉटर कंपनी के साथ भी करना होगा। इसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ। देखो दोनों का वायलेशन हुआ, एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और दूसरी बात है कि तुम्हारा आर्म्स लेंथ पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, समझे ना। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, समझने का प्रयास करो कि जो प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज है उसके साथ जो इक्वल आर्म्स लेंथ पॉलिसी जो होता है, इक्वल आर्म्स लेंथ पॉलिसी वो फॉलो नहीं किए जा रहे ठीक से, ठीक है। ये पाया गया यहाँ पे, है ना। देखो उसका जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो बिजनेसेस है पेमेंट बैंक्स का, वही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, वो कोमिंगल्ड है। बताओ, पेरेंट कंपनी के साथ वो कोमिंगल्ड है, यानी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूज़ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे। जैसे देखो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओसीएल का जो पेरेंट कंपनी का, वो पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है कौन? पेटीएम फाइनेंशियल बैंक, पेटीएम तुम्हारा पेमेंट बैंक यूज़ कर रहा है, समझ गए। जबकि कोई ऑपरेशनल सेग्रीगेशन नहीं, ऑपरेशन अलग होना चाहिए था। सेम कैसे आप ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो? ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसमें इक्वल लेंथ आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। और उसके बाद जो कस्टमर है, जैसे मान लो कि कस्टमर है, कस्टमर अपना जो डेटा दे रहा है, जो भी डेटा दे रहा है वो तो पेटीएम बैंक को दे रहा है। अब पेटीएम बैंक वो डेटा को ऊपर अपना कंपनी में भेज रहा है, पेरेंट कंपनी में। वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ डेटा प्राइवेसी का? जैसे तुम आज दाखिला ले रहे हो हमारे इंस्टीट्यूट में और तुम अपना आधार कार्ड दे रहे हो और हम पास ऑन कर रहे हैं अपना पेरेंट कंपनी को, तो गलत होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यही 6th में बताया गया है। दूसरी बात है कि बहुत सारा कंप्लाइंस जो होना चाहिए, बैंक ने जितने भी कंप्लाइंस डिटेल भेजा है अभी तक उसमें भी गड़बड़ी है। वेरिफिकेशन करने के बाद पता चला कि उसमें भी गड़बड़ी है, तो ये भी गलत पाया, ये भी गलत चीज़ है। वही 8 नंबर वही लिखा है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, वही इंटर पार्टी जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है वो भी पाया गया वहाँ पे, यानी कि पेरेंट कंपनी अपने डॉटर कंपनी के साथ रिलेशन मतलब रखी है, ट्रांजेक्शन कर रही है, तो उस समय तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन होने का फुल चांस। आगे देखो फर्दर, देखो वही सेम चीज़ लिखा गया कि यानी कि अग्रीमेंट हुआ था कि ताकि पेमेंट बैंक में ऐसा जो चीज़ हो रहा है उसका बेनिफिट पेरेंट कंपनी को हो रहा है, तो गलत चीज़ हो गया ये। इससे तुम्हारा बैंक और जो कस्टमर्स है दोनों को इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक के एफिशिएंसी को इम्पैक्ट पड़ेगा ना। यदि पेरेंट कंपनी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो ओसीएल यदि इतना इन्वॉल्वमेंट है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, कस्टमर को तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। देखो मूल वही मनी, मूल का मतलब वही होता है कि जहाँ हवाला हो रहा हो, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट जाता है पैसा और पता ही नहीं चलता है, बीच में कमीशन एजेंट बैठे रहते हैं, तो वही चीज़ लिखा गया है। अब पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने क्या कहा कि ठीक है हम अग्री करते हैं, हम जितने भी नॉर्म्स हैं हम फॉलो करेंगे, कंप्लाइंस करेंगे, अभी ठीक है। अब क्या बोलोगे? अब तो तुम्हारा बहुत सारा इरेगुलरिटी मिला है, अब तो तुम्हारे ऊपर आरबीआई तो हैवी डाउन आया है, समझे, ये मामला है। आगे देखो जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले समय में इसमें और वैल्यू एडिशन तुमको देखने को मिलेगा। देखो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब जानते हो कि मैं फिर से बता दूं कि भारत में जो है कहा गया था कुछ साल पहले, कहा कि 2022 तक हम 100 गीगावाट एनर्जी रिलाइज करेंगे सोलर से, करेक्ट, 100 गीगावाट। उसमें कहा गया था 60 गीगावाट हम माउंटेन से करेंगे और 40 गीगावाट हम रूफटॉप से करेंगे। जो माउंटेन का जो बात है, यानी कि नीचे जो आपका ग्राउंड लेवल पे, वहाँ लगभग 56 to 57 कर लिए, लगभग ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, कर लिया, वो हाईली सक्सेसफुल। मगर जहाँ तक सवाल है रूफटॉप का, तो उसमें अभी तक हम 40 गीगावाट में केवल 12 गीगावाट ही रिलाइज कर पाए हैं, और वो भी 12 गीगावाट में केवल 2.5 to 3 गीगावाट घर का है, हाउस होल्ड का है। तो बाकी रेस्ट किसका है? कोई रेस्टोरेंट का है, कोई कंपनीज का है, समझे ना, होटल्स का है, यहाँ पे रिलाइज की है। यानी कि रूफटॉप मिजरेबल फेलियर, वो भी हाउस होल्ड का तो मिजरेबल फेलियर है। तो एक बार और उसको बल देने के लिए, अब देखो स्टूडेंट याद करो जो हम लोग इस बार इकोनॉमिक जो इंटरिम बजट किए थे, तो उसमें क्या बात रखा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं, और आने वाले समय में यदि फिर से सरकार आती है तो 2 करोड़ और घर बनाएगी। तो सरकार ये भी चाह रही कि घर तो मिलेगा ही मिलेगा गरीब को, साथ में जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो उसका भी ग्रोथ हो, उसका ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट, अब इस हिसाब से 1 करोड़ घर को यदि टच किया जाएगा तो एक तो पावर में फ़ायदा होगा लोगों को 15,000 से 18,000 बचेगा हर घर को, समझे, नंबर 1। लॉट ऑफ जॉब क्रिएट होंगे कि नहीं, सोलर पैनल, घर, भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा, कोई भी सामान बाहर से इंपोर्ट करने का बात नहीं है,
खुद बनाया जाएगा इंडिया में। तो देख रहे हो ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक हब बनेगा। सनराइज जो सेक्टर है, सोलर सेक्टर, उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। भारत आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भी इस चीज़ को जोड़ा गया था ना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम भी, उसको भी एक्सटेंड किया गया था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, हाँ, उसके लिए भी अलग से सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझो इसको कि वही बोला, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत ये बोला है कि इंटायर जो कॉस्ट होगा वो सेंटर देगी। यानी कि जो घर में, जिसके घर में 300 यूनिट से कम कंज्यूम होता है, उसको घर को आइडेंटिफाई किया जाएगा फर्स्ट। हाँ, मगर जिसके घर में 300 यूनिट से ज़्यादा होता है तो वो भी हो सकता है, बट उसमें एडिशनल जो कॉस्ट आएगा वो कंज्यूमर को देना पड़ेगा। 300 प्लस में 300 यूनिट ज़्यादा होगा तब देना पड़ेगा। देखो, इसके लिए जो सरकार ने कहा है, सरकार को अनुमान लगा है कि लगभग 1 लाख रुपया लगेगा। यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को टारगेट करने के लिए, सोलर प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाने के लिए, है ना, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1 लाख करोड़ का बजट बन सकता है। यहाँ पे देखो, अब देखो सरकार जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ा सा भी रिलाई नहीं करती है, जो बात है, क्योंकि जानते हो मिजरेबल फेलियर है। डिस्कम तो कभी आने वाला है ही नहीं। डिस्कम बोलेगा कि नेट मीटरिंग का प्रॉब्लम है, भाई हम तो लेने वाले हैं नहीं। और स्टेट भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले नहीं रहा है, तो इसलिए दिमाग खराब हुआ सेंटर का, सिंपल बात है। और सेंटर ने बोला कि स्टेट का काम एक ही है, खाली बेनिफिशियरी का लिस्ट हमको दे दो भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जो करना है अपना हम करेंगे खुद। और हमारा जितना भी PSUs है, NTPC है, सेंट्रल गवर्नमेंट का NTPC सब स्टेट में प्रेजेंट है ना, जो भी पावर से रिलेटेड जो भी PSU सब है, वो करेगा सरकार के बिहाफ में काम, समझे। देखो यहाँ पे समझो, जैसे 1 लाख है, 1 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा रकम है, कैसे करेगा फिर प्रोजेक्ट। तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सब्सिडी देगी, और जो 40% है वो PSU सब बैंक से लेगा पैसा, कस्टमर को 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब PSU तो बैंक से ले ही सकता है, क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग रहता है PSUs का। देखो वहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। तो ठीक, हाँ, किसी घर में मान लो कि जैसे 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इससे देखो 15,000 से लेकर 18,000 उसका बचेगा हाउस होल्ड को। यहाँ पे देखो अभी तक मात्र 6.5 लाख हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। कितना कम है। हाँ, वही 12 गीगावाट पूरा रियलाइज हुआ, उसमें 2.5 से लेकर 3 तक ही तुम्हारा घर का हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स होगा, समझ गए ना। वही 40 गीगावाट बोले थे, बट अभी तक हुआ नहीं है। और इसमें एक रीज़न वही है कि स्टेट डिस्कम जो जितना होना चाहिए था, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। स्टेट भी अपना उतना नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था, स्टेट को स्टेप्स दिखाना चाहिए उतना नहीं हुआ। आगे देखो स्टूडेंट, तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म क्या है। हमारा जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने क्या कहा है, तो उसने कहा है कि देखो कि NTPC जो है ना, हाँ, अब अभी देखो NTPC बिल्कुल फोर फ्रंट पर रहेगा इसके लिए, पावर सेक्टर से रिलेटेड NTPC वो फोर फ्रंट पर रहेगा ये सब चीज़ करने के लिए। देखो अभी जो एक रिसेंट जो एक कह सकते हो कि सर्वे आया, रिपोर्ट आया, उसमें ये पता किया गया कि पूरा भारत में जो हाउस होल्ड है, टोटल हाउस होल्ड कितना है, 24 से 25 करोड़ होगा। टोटल फैमिली के हिसाब से जोड़ लो, हाउस करोड़ कितना है, 25 करोड़ के आसपास होगा पूरा भारत में। उसमें से 85% हाउस होल्ड ऐसे हाउस होल्ड है जहाँ पे 100 से लेके 120 यूनिट तक ही खर्चा होता है। 85%। अभी तो सरकार 1 करोड़ बोल रही है, भविष्य में ये 15-16 करोड़ तक जा सकता है। यदि 1 करोड़ बहुत सक्सेसफुल रहा तो ये कम से कम समझ रहे हो ना, 85% हाउस होल्ड को कवर कर सकता है। तो यानी कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है यदि सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हुआ तो, समझे। हाँ, स्टेट का काम क्या है, मैंने क्या बोला है, स्टेट काम क्या है, बेनिफिशियरी वो उसका लिस्ट देगा। 60% कौन देगा, सेंटर देगा। बाकी जो 40% होगा वो PSU सब बैंक से अपना उठाएगी। हाँ, कोई घर में यदि कंजम्पशन 300 यूनिट से ज़्यादा होता है तो उस समय उसके जो कस्टमर्स है, उसके जो कंज्यूमर हैं, वो अपना 40% देंगे। हाँ, मैं उसके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए उसको 7 से लेकर 10 साल दिया जाएगा रिपे करने के लिए। जैसे मान लो कि 100 रुपया का एक प्रोजेक्ट बना तो 60 रुपया तो दे ही रहा है सरकार तो दे ही रहा है। 40 रुपया वो कस्टमर उठा रहा है। कौन सा कस्टमर, जो कि 300 यूनिट से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और उसके लिए उसको 5 से लेकर 7 साल दिया जाएगा। आराम से करना बाबू, एक तो ऐसे कमाएगा बैठ के तुम, सोलर प्रोजेक्ट होगा घर में, जो यूज़ करेगा एक्स्ट्रा जो बचेगा वो डिस्कम को जाएगा अपना, तो कमाएगा वहाँ से आराम से दे सकता है वो। आगे देखो, तो ईच पब्लिक सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर है जैसे NTPC टाइप के, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे अब प्राइवेट प्लेयर के साथ। स्पेशल पर्पस व्हीकल जानते हो ना, कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई चीज़ बनाना, समझे ना। और जब पर्पस खत्म हो जाएगा तो फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल को डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो इस तरह बनेगा। और इसके फायदा क्या होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा। बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट,
इससे बहुत फायदा होगा भारत को, भारत आत्मनिर्भर भारत बन के आगे निकलेगा। आगे देखो तो इसमें कॉस्ट बताया गया, देखो लास्ट पेज में हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अभी 300 यूनिट्स हमें चाहिए, घर में 300 यूनिट्स हमें चाहिए, तो उसके लिए जो सप्लाई होता है 2 to 3 किलोवाट सिस्टम से सप्लाई होता है। तो मान के चलो एक यहाँ बोला गया कि एक किलोवाट चाहिए आपको, तो उसके लिए 50,000 रुपये खर्च होता है। पर किलोवाट में कितना होता है? 50,000 खर्च होता है। तो मान के चलते 3 किलोवाट तो कितना 1.5 लाख खर्च हुआ, तो यानी कि एक एक घर में 1.5 लाख खर्च ऐसा कुछ होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और 40% तुम्हारा स्पेशल पर्पस व्हीकल PSU वगैरह करेगी। तो ये जो है इसका, मगर हाँ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि इस बार इंटरिम बजट में केवल 4,000 से 5,000 करोड़ ही दिया गया है, इसके लिए एलोकेशन किया गया। कहाँ 1 लाख करोड़, कहाँ 4 से 5,000 करोड़, अंतर है ना दोनों में। हाँ, इसका डेडलाइन टाइम नहीं है, इस बार डेडलाइन सरकार ने नहीं दिया है कि 2025 तक करके दिखा देंगे या 2027 तक करके दिखा देंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि डेडलाइन वगैरह भी सब भी आए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।